हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमने फतेह एमपीपीएससी 2023 का बैच स्टार्ट किया था वो भी एकदम फ्री, इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। आप जाकर वो वीडियोस देख लीजिए कि कब कब हमारी कौन सी क्लासेस रहने वाली हैं। तो जो हमारा फतेह एमपीपीएससी 2023 का बैच चल रहा था उसमें हमने जो हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास रहा है उसको 4 क्लासों में कंप्लीट कर लिया। यानी जो जितना भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे पीएससी एग्ज़ाम या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते थे, हमने उन सबको 4 क्लासों में पढ़ लिया है। अब वो जाकर सारी क्लासेस देख लीजिए, आपका जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है वो पूरा कवर हो जाएगा। अब आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, जो हमारी मालवा सल्तनत रही है, क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी को मालवा सल्तनत कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल काल को, किसको, मुग़ल काल को। इसके बाद हम पढ़ेंगे तोमर वंश के बारे में, किसके बारे में, तोमर वंश के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मंडला रियासत जो हमारी रही, जहाँ पर गौड़ शासकों ने अब राज्य किया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे बघेलखंड के बारे में। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, इसमें हम इतनी सारी रियासत को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। हम पढ़ेंगे आज दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा एमपीपीएससी 2023 होने वाला है, कब, दिसंबर में है ना। तो इसकी सारी क्लासेस, जितनी भी प्री की क्लासेस रहेंगी, ये सब हम फ्री कवर करने वाले हैं। यानी एमपीपीएससी 2023 का पूरा सिलेबस एकदम फ्री में आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसका टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, आप वो जाकर देख लीजिए कि कब कौन सी क्लासेस रहने वाली हैं, इसलिए बोल रही हूँ। अब और आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, एक हमारी यूनिट 7 की और एक हमारी यूनिट 1 की। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके, दिल्ली सल्तनत कालीन जो हमारा मध्य प्रदेश रहा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इधर मैं आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगी, जो हमारा इतिहास रहा है उससे रिलेटेड नहीं बताऊंगी कि कब किसने स्थापना की थी, कब कौन सा वंश आया। इधर हम सिर्फ और सिर्फ अपने मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में ही आपको बताएंगे कि कौन कौन शासक रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश पर शासन किया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में हम देखें मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट, तो 1202 ईस्वी में, कब, 1202 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था चंदेल के बारे में, जो चंदेल राजवंश रहा है उसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा, जो हमारे परमादी देव रहे हैं, सबसे प्रतापी राजा जो हुए हैं परमार्दी देव हैं, ठीक है, जिन्हें परमिल देव भी कहा गया है, इनको हराया था। किसने, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब, 1202 ईस्वी में हराया था। और जो कालिंजर राजधानी रही है चंदेल राजाओं की, कालांतर में हुई थी, इसके पहले क्या थी, खजुराहो थी। क्या थी, खजुराहो थी। उस पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है।
1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, उसने चंदेल राजा परमार्दी देव को हराया और उसकी राजधानी खजुराहो कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जो अदर फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं गुलाम वंश के। एक बात और, आप नोट्स बनाते चलिए। क्या नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलिए, जिससे आपको रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। 1231 से 32 ईस्वी में इल्तुतमिश आता है। कौन? इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। इसने ग्वालियर दुर्ग, जो ग्वालियर का दुर्ग था, यानी ग्वालियर का जो किला था, उसके प्रतिहारों को हराया। ग्वालियर दुर्ग के जो प्रतिहार थे, यानी जब क्वेश्चन बन सकता है इल्तुतमिश ने, हम कल पढ़ भी चुके हैं इसको, इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर जब आक्रमण किया था उस टाइम किसका शासन था? आपको याद रखना है, प्रतिहारों का था। किसका था? प्रतिहार का। ठीक है, इनको हराया। और साथ ही साथ जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर, जो हमारा उज्जैन में स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर है, इसको लूटा था। महाकालेश्वर मंदिर लूटने वाला गुलाम वंश का कौन सा शासक हुआ? आपको याद रखना है, इल्तुतमिश हुआ। और मंदिरों को लूटने वाला ये पहला शासक था गुलाम वंश का, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद 1251 ईस्वी में, कब? 1251 ईस्वी में कौन आता है? गियासुद्दीन तुगलक। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। ये जो गियासुद्दीन तुगलक आता है, ये क्या करता है? ये रक्त व लोहे की नीति, क्या? रक्त और लोहे की जो नीति है, रक्त व लोहे की नीति है, इसके तहत ये क्या करता है? जो चहलक देव रहते हैं, राजा चहलक देव, कहाँ? शिवपुरी। प्राचीन समय में शिवपुरी को किस नाम से जानते थे? नरवर के नाम से जानते थे। किस नाम से? नरवर के नाम से जानते थे। उस पर ही आक्रमण करता है। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन बन गया है, रक्त व लोहे की नीति कौन शासक लेकर आया था? गियासुद्दीन तुगलक लेकर आया था। और इसने इसी नीति के तहत राजा चहलक देव पर आक्रमण किया, जो कहाँ के राजा हुआ करते थे? शिवपुरी नरवर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी इसलिए पढ़ा है हमने, बाकी हम तुगलक वंश जब पढ़ेंगे उसमें तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जब दिल्ली, जो आपकी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था, ठीक है, उस समय पे गुलाम वंश के समकालीन राजा थे चहरदेव। ठीक है, कौन थे? चहरदेव। इसीलिए हमने वो क्वेश्चन पढ़ा है कि उनको किसने हराए थे, उन पर किसने आक्रमण किया था। तो आपको याद रखना है, गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बाद किस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे? खिलजी वंश के बारे में। हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम मेंस पढ़ेंगे तब हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हमें टॉप नहीं करना है, सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपके मार्क्स, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ऐड नहीं होते प्री के मार्क्स, इसलिए क्वालिफाई पर जोर दीजिए, ना कि टॉप करने पर। जब हम मेंस पढ़ेंगे तब हम टॉप करने के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसलिए आप पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो आपका खिलजी वंश था, खिलजी वंश का जो शासक हुआ कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये शासक होता है एक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जो जलालुद्दीन खिलजी है ये क्या करता है? मालवा को लूटता है, और मालवा को लूटने वाला ये पहला शासक होता है। मालवा को किसने लूटा? जलालुद्दीन खिलजी ने लूटा, आपको याद रखना है। फिर 1292 से 93 ईस्वी में, 1292 से 93 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को भेजता है। किसको? अपने सेनापति को भेजता है, जिसका नाम क्या है? ऐनुल मुल्क है। क्या है? ऐनुल मुल्क जिसका नाम है। ये क्या करता है? ये मालवा पर आक्रमण करता है। किस पर? मालवा पर आक्रमण करता है।
1292 से 93 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, आपको याद रखना है। और मालवा पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। मालवा पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने वहां पर शासन किया। जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है, ये तो क्या करता है, मालवा को लूटता है और वहां से निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनसे रिलेटेड और जो अदर फैक्ट हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने मांडू विजय पर क्या कहा है? जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन मांडू पर अधिकार कर लेता है, तब अमीर खुसरो कहते हैं कि मांडू पर विजय प्राप्त करना कैसा है? दक्षिण पर विजय प्राप्त करना है। यानी मांडू को दक्षिण की विजय की कुंजी कहा गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए दक्षिण विजय की कुंजी किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है मांडू विजय को कहा गया है। किसको? मांडू विजय को कहा गया है दक्षिण विजय की कुंजी। और इसके साथ साथ ही किसने कहा है? तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। और किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अब इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड एक अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है? सलैया अभिलेख। कहाँ से? सलैया अभिलेख मिला है। सलैया अभिलेख जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। जो सलैया अभिलेख है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है? सार्वभौम शासक बताया गया है। क्या बताया गया है? सार्वभौम शासक बताया गया है, आपको याद रखना है। और जो आपका ऐनल मुल्क था, ऐनल मुल्क ने महलक देव की हत्या की थी। जो महलक देव थे, किस वंश के थे महलक देव? तो महलक देव आपके परमार शासक थे, जिनके बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। उनकी हत्या कौन करता है? ऐनल मुल्क करता है, जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? सेनापति है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये मांडू विजय हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया? तो आपको याद रखना है चंदेरी पर किया। कहाँ? चंदेरी पर किया। इसके अतिरिक्त धार पर किया। कहाँ पर? धार पर किया। और मांडू तो आपको याद ही रखना है। मांडू विजय के बाद ही अमीर खुसरो ने कहा कि मांडू पर विजय प्राप्त करना, यानी मांडू को दक्षिण विजय की कुंजी कहा। किसने? अमीर खुसरो ने कहा, आपको याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे खिलजी वंश से बन सकती थी मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे तुगलक वंश के बारे में। किसके? दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1320 से 1414 ईस्वी। कितना? 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। अब तुगलक वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है जो बटियागढ़ है। क्या? बटियागढ़ अभिलेख है। बटियागढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दमोह में है। खिलजी वंश के बारे में जो हमने सलैया अभिलेख पढ़ा वो भी हमारे दमोह जिले में स्थित है। और जो हमारा तुगलक वंश का बटियागढ़ अभिलेख है वो भी हमारा दमोह जिले में स्थित है। और तुगलक वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया, इसकी जानकारी हमें बटियागढ़ अभिलेख से मिलती है, आपको याद रखना है। अब जो इसके शासक हुए, कौन कौन होते हैं शासक? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो शासक हुआ उसकी जानकारी हमें दुलनीपुर, कौन सा? दुलनीपुर अभिलेख। दुलनीपुर अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सागर जिले में स्थित है। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे हमारे, फिरोज शाह तुगलक ने मध्य प्रदेश पर शासन किया, या इनके बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सागर जिले का जो दुलनीपुर अभिलेख है उससे प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त हम तुगलक वंश से रिलेटेड और फैक्ट पढ़ें
तो तुगलक वंश से रिलेटेड और फैक्ट क्या बन जाते हैं, जो धार किले का पुनर्निर्माण है, धार का किला जो है पुनर्निर्माण, धार किले का जो पुनर्निर्माण है ये किसने करवाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। किसने, MBT ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपको याद रखना है। और इन्हीं ने जो देवगिरी थी, देवगिरी जो तुगलकों की राजधानी हुआ करती थी, तुगलकों की जो राजधानी हुआ करती थी उसको MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी स्थानांतरित की थी, या देवगिरी स्थानांतरित की थी, एक तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ धार किले का पुनर्निर्माण कब करवाया था, जब इसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी, उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने धार किले का पुनर्निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो तुगलक वंश से रिलेटेड और क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसने जो गुलिक खां था, क्या, गुलिक खां को इसने चंदेरी का, कहाँ का, चंदेरी का प्रशासक बनाया। गुलिक खां कहाँ का प्रशासक था, चंदेरी का प्रशासक था। किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही जो आपकी तुगलक थे, कौन, तुगलक थे, तो इनके समय पर, किसके समय पर, तुगलकों के समय जो दिलावर खां हुआ, दिलावर खां जो गौरी वंश का शासक था, किसका, गौरी वंश का शासक था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिलावर खां ने जो आपका मालवा था, मालवा को स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, मालवा को स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। और इसी के समय से, किसके, दिलावर खां के समय से ही मालवा सल्तनत स्वतंत्र हुई, या मालवा सल्तनत की एक्चुअल में स्टार्टिंग या शुरुआत मानी जाती है, आपको याद रखना है। हो सकता है आपको हमारा पढ़ाना अच्छा ना लगता हो, या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगता हो, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी हम फैक्ट लेकर आते हैं आपको, वो 100% सही होते हैं। साथ ही साथ इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। तो आप फैक्ट पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ नोट करिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये डाटा कहीं नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हमारे लोधी वंश के बारे में। किसके, लोधी वंश के बारे में। तो हम बात करें लोधी वंश का टाइम पीरियड, तो 1451 यानी 1451 से 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी रहा है, ठीक है। अब लोधी वंश आता है। लोधी वंश में ग्वालियर पर सबसे पहले आक्रमण, ग्वालियर पर पहला आक्रमण किसके द्वारा होता है, लोधी के टाइम पीरियड में कौन करता है, आपको याद रखना है, बहलोल लोधी करता है। कौन, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ग्वालियर पर पहला आक्रमण करता है। लोधी वंश का जो प्रथम शासक होता है, आपको याद रखना है। और एक फिर क्या करता है, किसके शासन के समय करता है, तो मान सिंह तोमर उस समय ग्वालियर के शासक हुआ करते हैं, जो कि पराजित हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये पराजित हो जाते हैं, किससे, बहलोल लोधी से ये पराजित हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर लोधी के बारे में थोड़ी फैक्ट। तो जो सिकंदर लोधी हुए, लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी, ये क्या करता है, ये अपनी राजधानी किसको बनाता है, आगरा को बनाता है। और क्यों बनाता है, ताकि ये ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके। क्या, ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके, इसीलिए सिकंदर लोधी अपनी राजधानी क्या करता है, आगरा बनाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसका अन्य शासक हुआ इब्राहिम लोधी। कौन, इब्राहिम लोधी। तो जो आपका इब्राहिम लोधी हुआ, ये क्या करता है, 1517 ईस्वी में, कब, 1517 ईस्वी में एक तोमर वंश का जो शासक रहता है, कौन, विक्रमजीत। तोमर वंश का जो शासक रहता है विक्रमजीत, इसको
पराजित कर देता है। इसको क्या कर देता है? ये पराजित कर देता है। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पर तोमर वंश का शासक कौन था? विक्रमजीत था, जिससे इनके बीच युद्ध होता है और विक्रमजीत पराजित हो जाते हैं। आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बनता है, जब लोदी वंश का पतन होता है या दिल्ली सल्तनत का जब पतन होता है, पूरी यहाँ से दिल्ली सल्तनत की जो है वो इसका पतन स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके बाद जितने भी जो सल्तनत आती है, जो भी आपके शासक आते हैं या जो भी आपकी रियासतें आती हैं, वो सब स्वतंत्र होती हैं। क्या करती हैं? स्वतंत्र सल्तनत काल चलता है इसके बाद। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन है, उसके पतन के बाद गुजराती शासक आते हैं। कौन कौन आता है गुजराती शासक? बहादुर शाह, जो कि आपके मालवा पर अधिकार कर लेता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किसने मालवा पर अधिकार किया या शासन किया? तो जो स्वतंत्र आपके गुजराती शासक थे, कौन थे? गुजराती शासक वो कौन थे? बहादुर शाह। वो मालवा पर अधिकार कर लेते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र सल्तनत जो हमारी रही हैं उनके बारे में। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत जो किसी के अधीन नहीं थी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गौरी वंश के बारे में। किसके? गौरी वंश। हम गौरी वंश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? दिलावर खां गौरी। किसके बारे में? दिलावर खां गौरी। हमें बाकी सब जब हम आपकी यूनिट 2 पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम ये सब बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गौरी वंश के बारे में। तो गौरी वंश जो रहा है, इसका जो दिलावर खां गौरी था, कौन? दिलावर खां गौरी था। ये मालवा में, कहाँ पर? मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक रहा है, का वास्तविक संस्थापक रहा है। क्यों? हमने पीछे बताया है, ये क्या करता है? मालवा को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? ये राजधानी अपनी धार बनाता है। कहाँ? धार को अपनी राजधानी बनाता है। और दिलावर खां गौरी के समय जो तुगलक थे, कौन? तुगलक थे। इस तुगलकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। जो आपका दिलावर खां गौरी था, दिलावर खां गौरी को तुगलकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। और बाद में ये क्या बनता है? वहाँ का शासक ही बन जाता है, मालवा को स्वतंत्र करा लेता है। अब बात आती है दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या था? इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या था? हुसैन था। क्या था? हुसैन। हुसैन किसका वास्तविक नाम था? दिलावर खां गौरी का नाम था। इससे क्वेश्चन बन भी चुका है। और जो आपका दिलावर खां गौरी था, दिलावर खां गौरी जो था, जो ये अपनी माँ की ओर से, किसकी? माता की तरफ से दाशमिक का जो सुल्तान हुआ था, शिहाबुद्दीन गौरी, कौन? शिहाबुद्दीन गौरी, उसका वंशज था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, जो दाशमिक था, क्या था? दाशमिक का सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी, उसका वंशज कौन था? आपको याद रखना है, दिलावर खां गौरी था, जिसका वास्तविक नाम हुसैन था। और इसने अपनी राजधानी धार को बनाया था, ठीक है। किसको? धार को अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गौरी वंश के जो अन्य शासक हुए, तो उनका नाम क्या था? होशंगशाह गौरी। क्या था? होशंगशाह गौरी। तो होशंगशाह गौरी जो था, ये दिलावर खां का पुत्र था। किसका? दिलावर खां का ही पुत्र हुआ, या दिलावर खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? होशंगशाह गौरी हुआ, ठीक है। ये क्या करता है? ये राजधानी किसको बनाता है? मांडू को अपनी राजधानी बनाता है। और ये मांडू को क्या कर देता है? इसका नाम बदलकर सादियाबाद कर देता है, जिसे खुशियों का शहर या आनंद का नगर कहा जाता है।
आपको याद रखना है किसका, आनंद का नगर कहा जाता है। अब इसके बाद जो इसका हुशंग शाह है, इसका वास्तविक नाम क्या था, अल्प खां था। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, अल्प खां किसका वास्तविक नाम था, हुशंग शाह गौरी का नाम था। और हुसैन किसका वास्तविक नाम था, तो आपको याद रखना है दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम था, किसका, दिलावर खां गौरी का। अब जो हुशंग शाह है, इसको मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, आपके हुशंग शाह गौरी को। हुशंग शाह गौरी को आपके मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इसके बाद ही और किसका नाम बदलता है, तो ये जो नर्मदापुरम हमारा संभाग है, साथ ही नर्मदापुरम जो हमारा ज़िला है, उसका नाम बदल कर ये क्या कर देता है, होशंगाबाद कर देता है। क्या कर देता है, होशंगाबाद कर देता है, जिसका अभी वर्तमान में नाम नर्मदापुरम ही हो गया है। आपको याद रखना है, जिसका वर्तमान नाम ही नर्मदापुरम फिर से हो गया है। इसके साथ साथ जो हुशंग शाह गौरी है, हुशंग शाह गौरी क्या करता है, जो आपकी जामी मस्जिद है, क्या, जामी मस्जिद है, उसका निर्माण करवाता है। जामी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है, हुशंग शाह गौरी करवाता है, आपको याद रखना है। लेकिन जो आपकी जामी मस्जिद है, इसकी नींव कौन रखता है, तो इसकी नींव कौन रखता है, महमूद फर्स्ट इसकी नींव रखता है। महमूद फर्स्ट आपकी जामी मस्जिद की नींव रखता है, आपको याद रखना है। और जो हमारा अशरफी महल है, अशरफी महल ये कहाँ पर स्थित है, मांडू में स्थित है। इसका जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर का निर्माण भी आपका हुशंग शाह गौरी करवाता है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह गौरी के बारे में। किसके बारे में, मोहम्मद शाह गौरी के बारे में। कर हर मैदान फतेह, किसके बारे में पढ़ना, मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे मोहम्मद शाह गौरी थे, ये आपके जो हुशंग शाह रहे हैं, उनका उत्तराधिकारी हुआ है। और साथ ही साथ इसने बहुत कम समय, अल्प समय के लिए ही शासन किया है। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसके वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम था गजनी खां। क्या था, गजनी खां। हमने तीनों के जो गौरी वंश के संस्थापक मतलब शासक रहे हैं, उसमें हमने दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम है, जिससे हुसैन था। हुशंग शाह का वास्तविक नाम जो क्या था, अल्प खां था। इसके बाद हमने मोहम्मद शाह गौरी का वास्तविक नाम सीखा, जो क्या था, गजनी खां था। और ये मालवा में जो गौरी वंश था, उसका अंतिम शासक होता है कौन, मोहम्मद शाह गौरी, आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। क्या आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो अब हम खिलजी वंश के बारे में अगर पढ़ें, तो जो हमने बताया ना, मोहम्मद शाह गौरी जो हमारा अंतिम शासक हुआ, उसकी हत्या करके, उसकी हत्या कौन करता है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। अब हमें इससे रिलेटेड ही पढ़ना है। उसकी हत्या करके मालवा में खिलजी वंश की स्थापना करता है। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है, महमूद खिलजी होता है, जो मोहम्मद शाह गौरी की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कहाँ करता है, मालवा में करता है। अब जो हुशंग शाह है, हुशंग शाह का जो मकबरा है, उसका निर्माण कौन करवाता है, महमूद खिलजी करवाता है। कौन, महमूद खिलजी करवाता है। इसके साथ ही साथ इसकी राणा कुंभा से क्या होता है, राणा कुंभा के साथ इसका युद्ध होता है। राणा कुंभा के साथ युद्ध होता है। अब इधर दो फैक्ट आते हैं। इधर बोलते हैं, राणा कुंभा जी बोलते हैं कि हम विजयी हुए थे, और महमूद खिलजी कहता है कि मैं विजयी हुआ था। ये दोनों ही अपने अपने विजय स्तंभ का निर्माण करवा देते हैं। तो जो आपके महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी का जो विजय स्तंभ है, वो किसी कारणवश नष्ट हो गया है। लेकिन जो अपने राणा कुंभा रहे हैं, इनका अभी भी विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, आपको याद रखना है। और जो महमूद खिलजी है, ये अपने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाता है, तो मांडू के आसपास ही करवाता है, क्योंकि ये वहीं पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है।
अब जो हमने पढ़ा था असरफी महल का जो प्रथम स्तर था, असरफी महल का जो प्रथम स्तर था वो किसने निर्माण करवाया था? हुशंग शाह ने। लेकिन उसको कंप्लीट कौन करवाता है? तो उसको कंप्लीट करवाते हैं महमूद खिलजी, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद गियासुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में? गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसके समय में ऐसा माना जाता है, इसके टाइम पीरियड में जहाज महल की स्थापना होती है। किसकी? जहाज महल की स्थापना गियासुद्दीन खिलजी के समय ही होती है। और इसके समय में ही जो चंदेरी का राज्यपाल था, कौन? चंदेरी का जो राज्यपाल था, या चंदेरी का राज्यपाल कौन था या किसे नियुक्त किया गया था? तो मेदिनी राय को किया गया था गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पे। और जो आपका हिंडोला महल है, क्या? हिंडोला महल, और जो चंपा बावड़ी है, क्या? चंपा बावड़ी, इसका निर्माण गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाता है, आपको याद रखना है। और जो मादक वस्तुएं होती हैं, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन हुआ? आपको याद रखना है गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी मालवा में मादक वस्तुओं के जो उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगा देता है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं नासिर शाह के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिलेंगे हम उतनी अच्छी जानकारी, उतनी अच्छे ढंग से आपके लिए क्लासेस और ला पाएंगे। ठीक है। नासिर शाह, नासिर शाह है। नासिर शाह ये क्या होता है? जो गियासुद्दीन खिलजी है उसके बाद शासन करता है, उसके बाद या उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? नासिर शाह होता है। और ये कालिया देह पैलेस जो है कहाँ पर? हमारे उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में उसका निर्माण करवाता है। तो कालिया देव पैलेस कहाँ पर है? उज्जैन में। इसका निर्माण कौन करवाता है? नासिर शाह निर्माण करवाता है। और ये भी अल्प समय के लिए ही शासन करता है। ठीक है। कब? बहुत कम समय के लिए। और इसकी मृत्यु भी किसके निकट? उज्जैन के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे महमूद शाह के बारे में। महमूद शाह के बारे में हम पढ़ें तो इसको महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है महमूद शाह को कहा जाता है। किसको? महमूद शाह को कहा जाता है। और इसके टाइम पीरियड पर क्या होता है? जो गुजराती शासक हुआ, कौन? गुजराती शासक कौन? बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। जो गुजराती शासक होता है बहादुर शाह, वो क्या करता है? मांडू पर आक्रमण करता है। किस पर? मांडू पर या मालवा पर आक्रमण करता है और मांडू पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस तरह से महमूद शाह खिलजी वंश का मालवा में अंतिम संस्थापक होता है। अब हम पढ़ लेते हैं मालवा में स्वतंत्र गुजरात शासक, जो गुजराती शासक रहे हैं गुजरात के, उनके बारे में हम पढ़ लें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहादुर शाह के बारे में। किसके बारे में? बहादुर शाह के बारे में। ये वही बहादुर शाह हैं जिन्होंने हुमायूं के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? हुमायूं के साथ युद्ध किया था। तो जो बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह ने 1531 में अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था। अपने नाम का खुतवा पढ़वाने वाला शासक कौन हुआ? आपको याद रखना है बहादुर शाह हुआ। कौन हुआ? बहादुर शाह हुआ। अब इसने 1535 ईस्वी में हुमायूं के साथ युद्ध करता है। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध होता है।
कहाँ पर ये युद्ध होता है, तो आपको याद रखना है मंदसौर में होता है। कहाँ पर? मंदसौर में युद्ध होता है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच। कब होता है? 1535 ईस्वी में होता है। और मालवा पर गुजरातों का जो अधिकार स्थापित किया वो किसने किया? बहादुर शाह ने किया। किसकी हत्या करके? महमूद शाह को भगाकर, ठीक है, और अधिकार करता है। अब हम पढ़ते हैं कादिर शाह के बारे में। किसके बारे में? कादिर शाह के बारे में। कादिर शाह जो है ये 1537 में, कब? 1537 ईस्वी में हुमायूं ने इसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसका? मालवा का सूबेदार। मालवा का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया? कादिर शाह को नियुक्त किया गया। किसने किया? तो आपको याद रखना है हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने किया। अब इसके बाद इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मल्लू खां। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। मल्लू खां किसका वास्तविक नाम था? आपको याद रखना है कादिर शाह का वास्तविक नाम था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शुजात शाह के बारे में। किसके? शुजायत खां के बारे में। शुजायत खां ने 1543 कब? 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, ठीक है। शुजायत खां क्या है? शुजायत खां 1543 ईस्वी में इसके शासन के टाइम पे शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, जिसके डर से, जो इसके पहले हमने कादिर शाह के बारे में पढ़ा है, वो डर कर भाग जाता है और शेर शाह सूरी द्वारा शुजायत खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। कहाँ का? मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। शुजायत खां कौन था? तो ये मालवा का एक सूबेदार था। इसे किसने नियुक्त किया था? तो इसे शेर शाह सूरी ने नियुक्त किया था। और जब शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था तब वहाँ का जो शासक था वो कौन था? कादिर शाह था, जो कि इसके डर से, किसके? शेर शाह सूरी के डर से भाग जाता है। उसके तहत ही शुजायत खां को शेर शाह सूरी मालवा का जो है सूबेदार नियुक्त करता है। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं बाज बहादुर शाह के बारे में। किसके बारे में? बाज बहादुर शाह, जिनकी लव स्टोरी फेमस है किसके साथ? रानी रूपमती जी के साथ, है ना। ये वही बहादुर शाह हैं जिन्होंने अकबर के सेनापति का सामना किया था। तो बाज बहादुर जो थे ये शुजायत खां के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? शुजायत खां के बाद आते हैं। और इनका वास्तविक नाम अगर हम देखें तो इनका जो वास्तविक नाम था वाईजीत खां। हमने आज सभी के वास्तविक नाम सीखे हैं। आपको सारी सुल्तानों के वास्तविक नाम याद रखना है, सारे शासकों के वास्तविक नाम याद रखना है। वाईजीत खां किसका वास्तविक नाम था? आपको याद रखना है बाज बहादुर का था। किसका था? बाज बहादुर का था। अब इसने जो गढ़ राज्य की रानी थी, कौन? दुर्गावती। गढ़ राज्य की रानी थी दुर्गावती। उन पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है और क्या होता है? पराजित हो जाता है। क्या? पराजित हो जाता है। और जो बाज बहादुर था ये संगीत प्रेमी भी था। कैसा था? संगीत प्रेमी था, जिसकी वजह से ये संगीतकार था। इसने रागों की भी रचना की। अब कौन कौन से राग हैं? तो क्वेश्चन बन जाता है राग मालवी। राग की रचना किसने की? बाज बहादुर ने की। इसके अतिरिक्त राग गुजरी, इसकी भी बाज बहादुर ने रचना की। आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो रेवा कुंड है, रेवा किस नदी का प्राचीन नाम है? नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। तो जो रेवा कुंड है, रेवा कुंड और जो रूपमती महल है, इसका निर्माण कौन करवाता है? बाज बहादुर करवाता है। इनका निर्माण कौन करवाता है? बाज बहादुर इनका निर्माण करवाता है। अब जो शंगपुर का युद्ध फेमस है,
कौन सा? शंगपुर का जो युद्ध है ये बहुत फेमस है। शंगपुर का युद्ध किसके बीच होता है? तो अकबर का सेनापति, अकबर का जो सेनापति था कौन था? आदम खां था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि शंगपुर का युद्ध के टाइम पे अकबर का सेनापति कौन था, तो आप बता सकते हैं अकबर का सेनापति कौन था? आदम खां था। कौन था? आदम खां था। ठीक है। और आदम खां और बाज बहादुर के बीच ही शंगपुर का युद्ध होता है। आदम खां जो अकबर का सेनापति था और जो बाज बहादुर है, इनके बीच में क्या होता है? शंगपुर का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपके बाज बहादुर होते हैं, ये बाज बहादुर हार जाते हैं और वहाँ से क्या होते हैं? भाग जाते हैं। इसके तहत जो आपकी रानी रूपमती होती हैं, रानी रूपमती, इनकी जो रानी होती हैं, किनकी रानी? बाज बहादुर की जो रानी होती हैं, वो जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। और जब बाद में बाज बहादुर लौटता है या वापिस आता है, उसे पता चलता है कि रानी रूपमती ने जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली है। तो ये भी जो रानी रूपमती की समाधि थी, वहाँ पर ऐसा माना जाता है सिर पीट पीट कर ये भी अपनी हत्या कर लेता है या अपने आप को ये ख़त्म कर लेता है। अब जब इस दोनों की हत्या हो जाती है या ये जो पूरा युद्ध हो जाता है, इसके बाद इसकी जानकारी जब अकबर को लगती है, तब उसे बहुत ज़्यादा या बहुत पछतावा होता है। अब वो पछतावा होता है तो इसके बाद वो क्या करता है, जो हमारी बाज बहादुर हैं और रानी रूपमती है, इनकी समाधि पर, यानी बाज बहादुर की जो कब्र है, बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए शाहिद, क्या? आशिक ए शाहिद, क्या? आशिक ए शाहिद, आशिक ए शाहिद, सॉरी आशिक ए सादिक और जो रानी रूपमती है, उनकी समाधि पर शहीद ए वफा, शहीद ए वफा लिखवा देता है। अब क्वेश्चन बन जाता, आशिक ए सादिक किसकी कब्र पर लिखा गया है? तो आपको याद रखना है बाज बहादुर जी की कब्र पर लिखा गया है। किसने लिखवाया? तो ये आपके अकबर ने लिखवाया। रानी रूपमती की कब्र पर क्या लिखा है? तो शहीद वफा लिखा है। किसने लिखवाया? अकबर ने लिखवाया। आई होप दोस्तों आज की जो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, इसमें जितने भी हमने सल्तनत को पढ़ा है या जितने शासकों को पढ़ा है, आपको सब समझ आ गए होंगे। आपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम मुगल काल को, तोमर वंश को और जो भी हमारे मंडला में जो गौड़ शासक रहे हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास जो है मध्य प्रदेश का, इससे रिलेटेड जो फैक्ट बन सकते हैं वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो हमारी यूनिट 7 की नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फ्री माइंड होकर पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है MPPSC 2023 से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनल मैसेज मत करिए। आप मुझे कहाँ पर मैसेज करिए? आप मुझे जो हमारा श्री एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप सीधे उस पर मैसेज करिए। प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप हमें पर्सनल मैसेज नहीं करिए। अगर आप हमें पर्सनल मैसेज करते हैं तो अब आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। क्या है? आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपकी जो भी समस्याएं, चाहे वो फतेह MPPSC 2023 को लेकर हो, चाहे आपकी MPPSC 2023 प्री को लेकर हो, या मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम को लेकर आपको या स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, आप हमें श्री एकेडमी के जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप प्लीज़ उसी में मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज मत करिए। ठीक है? ध्यान रखिए अपना। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।